बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं और सबका ताल्लुक बड़े घर से है। अच्छा नहीं है, मतलब अब आप समझेंगे बड़ा घर मतलब कि GHQ, नहीं, इधर यहाँ पे GHQ वाले कोई मामलात नहीं है। अभी जो बड़े घर की हम बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और उसके हवाले से बहुत ही मज़ेदार दमदार किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। मज़ेदार भी और दमदार भी। दमदार चीज़ें जो है वो काजी साहब की तरफ से हैं, मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो बंदयाल साहब की तरफ से हैं और बीच में ज़ाहिर सी बात है तड़का भी है और जो तड़का है वो मंसूर अली शाह साहब की तरफ से है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जी काजी साहब ने फेयरवेल का तोहफा दिया है, वो तोहफा क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बंदयाल साहब ने जो गंद घोला है उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। वो आए ही थे गंद घोलने के लिए, वो चीफ जस्टिस बने ही थे गंद घोलने के लिए और जाते जाते वो गंद घोल कर जा रहे हैं। और जो बड़ा पैक है ना इसमें वो ये है कि बंदयाल साहब रिटायरमेंट के बाद भी जलीलो ख्वार ही होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बंदयाल साहब जो है वो जाते जाते इमरान खान साहब और पीरनी को फंसा गए हैं, क्योंकि रिमांड पर 90 दिन अंदर रखना और नैब 90 दिन जो है वो अंदर रखता था बगैर किसी FIR के। अब बाकी लोगों को तो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क इमरान खान और पिंकी पीरनी को पड़ने वाला है। तो जो बंदयाल साहब है ना वो फ़ौज को खुश करने के चक्कर में इमरान खान साहब और पिंकी पीरनी के साथ हाथ कर गए हैं। तो ये सब बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको सबसे पहले बात बतानी है वो मैंने आपको बतानी है जी फवाद चौधरी साहब के हवाले से। वो इसलिए क्योंकि फवाद चौधरी साहब पिछले कुछ अरसे से गायब भी हैं। गायब इसलिए क्योंकि वैसे तो अपेरेंटली उन्होंने वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP ज्वाइन की थी और जब उसका बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग इवेंट हुआ था तो वो जो लॉन्चिंग पैड था जहां पर IPP का हेलीकॉप्टर लैंड किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कभी मुंह छुपाते हुए, कभी सर नीचे करते हुए, कभी पीछे जाते हुए, कभी आधा मुंह छुपा रहे हैं, कभी पूरा मुंह छुपा रहे हैं, मतलब बड़े एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में नजर आए। एनीवेज खैर, फिर उसके बाद ऐसी खबरें सुनने को आई, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-4 रोज़ में खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी कि जो फवाद चौधरी साहब की जो मिसेज हैं वो काफ़ी आगे पीछे घूम रही थी आर्मी चीफ साहब के, और आते जाते कि बस किसी तरह कुछ बात बन जाए। तो अब खबर आ गई है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी का एक मुहावरा, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो खबर किस हवाले से थी वो मैं आपको बता देती हूँ। 9 मई के वाक़यात से पहले जब तमाम तर जो है वो प्लानिंग्स हो रही थी और जब आतिश जवान था, मतलब कि आतिश जवान इन द सेंस कि जब ये सिचुएशन जवान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनमें एक वॉल्केनो, एक आतिश फिशा भरा पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े और छोटे छोटे लोगों में कि ऐसी की तैसी फौज के तो हम कड़ाके निकाल देंगे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, फलाना फलाना फलाना। 9 तारीख को, और उसके बाद कौन किसकी रेड लाइन था वो सबको पता चल गया है। लेकिन एनीवेज जी फवाद चौधरी साहब ने जी बड़े गाने गाए, बहुत नारे लगाए। कौन से नारे थे? लेकर रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी। और वो क्या कहते थे जी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी है। तो अभी वो काफ़ी आज़ाद घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि फवाद चौधरी साहब की आज़ादी को ख़त्म किया जाए, और इसीलिए ये खबरें पिछले 2-4 दिनों से चल रही थी कि उनकी तरफ से राब्ते शाब्ते हो रहे हैं आर्मी चीफ साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को, और किसी तरह ये कोशिश की जा रही है कि जी फ़ौज किसी तरह हाथ हौला रखे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई माफ़ी नहीं होगी, चाहे फिर कोई भी हो। तो जो 9 मई से पहले ये जो आतिशफिशा और ये जो बहुत गर्मी थी ना लोगों में, हैं बहुत चढ़ी हुई थी जिन लोगों को, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, कि लेकर रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। अब उनकी आज़ादी ख़त्म करने का पक्का वाला बंदोबस्त कर लिया गया, और वो इसलिए बंदोबस्त कर लिया गया है क्योंकि रियासत को, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाने का, हेट स्पीच, वायलेंस फैलाने का, सियासी बेहरा रवि का, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, ये नारे उन्हीं को सुना रहे थे ना फवाद चौधरी साहब। वो नवाज शरीफ वगैरह बिलावल को तो कुछ समझते नहीं है फवाद चौधरी साहब। वो सिर्फ फवाद चौधरी की मैं क्या बात करूं, पूरी की पूरी जो PTI है वो आर्मी चीफ से नीचे तो किसी को कुछ समझती नहीं है, राइट। सो वो उन्हीं को सुना रहे थे।
तो अब मसला ये है कि जी उकसाने का मुकदमा, दुनिया जहां के लोगों को, पाकिस्तान के बूटे बूटे चप्पे चप्पे हर शख्स को उकसाने का जो मुकदमा है रियासत के खिलाफ, उनके ऊपर चल रहा था और वो अब मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि 2 दफा इसी मामले के अंदर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार भी किया गया था। याद है आपको वो अदालत से भागते हुए किस तरह दौड़ लगाई थी, पीटी उषा बनने की कोशिश की थी फवाद चौधरी साहब ने, भाग भाग के। तब कहते, तब भागे क्यों? अदालत में खड़े होकर कहते लेके रहूंगा आजादी, हक है हमारा आजादी। तो फिर मजा आता है ना, मतलब पता चलता कि सही सिर्फ नाम के चौधरी नहीं है, असल में चौधरी हैं। फिर हमने ये भी सुना, मतलब पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना है, मैंने कहा सुना है तो मैं आप तक बता दूं, लेकिन मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये सुना है कि फिर जब उनको जेल में रखा भी गया हवालात में बेसिकली, तो उनको एक ही दफा बस उल्टा लटकाया था, उनको बस उल्टा लटका दिया था। ऐसे मैंने सुना लोगों से जो कि जेल आते जाते रहते हैं, जिनके बड़े अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि बस फवाद चौधरी साहब को एक दफ़ा उल्टा लटकाया था। उल्टा लटकाने के बाद जब उनको सीधा किया ना, तो उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत PTI के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, IPP अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफिज़ PTI। वो ये हुआ था, बस उल्टा लटकाने में ही जो है ना खोपड़ी सीधी हो गई थी। तो ये दोनों मैं आपको रेफरेंस के लिए जो है बात याद करा रही हूँ कि उनको इस हवाले से अरेस्ट भी किया गया था, मामला चल रहा था। अब वो मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है। लुब्बे लुबाब ये है कि 27 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 27 तारीख को फर्दे जुर्म फवाद चौधरी पर आयद होगी। मतलब के माफी कोई नहीं है, हाँ बस फंदा नहीं लगेगा उनको। ये बहुत रियायत बरतेगी रियासत उनके साथ कि जी उनके ऊपर फंदा नहीं लगाया जाएगा, फंदे के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा 7 साल तो कैद पक्की है। जो फर्दे जुर्म उन पर लगेगा, जुर्माने भी होंगे, खैर अमीर लोग हैं, जुर्माने तो खैर दे ही देंगे चौधरी साहब, ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जेल पक्की है। तो ये मैंने कहा, ये मुझे खबर पता चली है तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी इन खबरों से ज़रा हो रही थी, काफ़ी क्यूरियोसिटी मेरी भी बढ़ जाती है कि ये मतलब फवाद चौधरी साहब की जो बेगम साहिबा, इनके हवाले से क्यों बात हो रही है, क्यों इधर उधर भाग रही थी, क्यों बातचीत करना चाह रही थी, क्यों आते जाते क्रॉस करते हुए आर्मी चीफ साहब से ऐसे ही बस जो बातचीत हुई वो क्या। लेकिन भाई कोई हाथ पल्ला पकड़ाया नहीं गया है। तो रियासत ने कहा है नो मर्सी, आर्मी चीफ ने कहा है नो, फौज ने कहा है नो, अब फर्दे जुर्म आयद होनी ही होनी है। जो बोया है वो भुगतो, अब जो बोया है वो काटो, सिंपल सी बात है। आ जाए जी अब आज सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे। आज बंदयाल साहब को मंसूर अली शाह साहब ने आईना भी दिखाया, और जब कहते हैं ना आईना दिखाया तो बुरा मान गए। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जब उनको आईना दिखाया जाता है तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं खासुल खास लोग, वो स्पेशल डिग्री के लोग होते हैं कि जिनको आईना भी दिखाया जाता है तो उनको बुरा नहीं लगता। तो बंदयाल साहब तो ऐसे ही हैं। तो आखिरी दिन, लास्ट वर्किंग डे, कल बंदयाल साहब का आखिरी दिन है, लेकिन नो वर्किंग डे है, ठीक है। और 17 तारीख को काजी फाइज ईसा साहब ने ओथ ले लेना है। तो सबसे पहले जो काजी साहब ने तोहफा दिया, भाई उनके कॉलीग हैं, बंदयाल साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को किसी एक बेंच में नहीं रखा। वो जैसे होता है ना कि किसी की डिमोशन करनी हो तो उसको OSD बना देते हैं, ठीक है। या अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी टर्मिनोलॉजी में जैसे हम एंकर्स वगैरह हैं, तो अगर एंकर को किसी ने सजा देनी हो ना तो उसको ऑफ एयर कर देते हैं, ठीक है। तो किसी सियासतदान को अगर सजा देनी हो तो उसको इलेक्शन का टिकट नहीं देते या उसको इलेक्शन हरवा देते हैं, इस तरह समझ लें। और OSD वाली एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी है। तो अगर काजी फाइज ईसा साहब के साथ बंदयाल साहब ने जब खुन्नस निकालनी थी तो काजी फाइज ईसा साहब को किसी भी बेंच में उन्होंने नहीं रखा। कोई उनको ये मौका नहीं दिया कि हाँ जी आप भी बेंच में बैठ के कोई जज की हैसियत से फैसले कर ले, नहीं, उनको ऑफिस वर्क क्लर्की पे लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बस अब क्लर्की का काम करे। तो भाई काजी फाइज ईसा साहब ने तो फिर उनको तोहफा देना था। काजी फाइज ईसा साहब का ज़र्फ बहुत बड़ा है, तो उन्होंने अपने कॉलीग को जाते जाते तोहफा दिया। वैसे ही आपको पता है कि उनकी फेयरवेल सेरेमनी तो हो नहीं रही है, अलविदाई खाना टाइप तो का कोई सीन ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो भाई फिर काजी साहब ने तोहफा तो दिया। तो सबसे पहले काजी साहब ने जुमे को, आज जुमा था, सुबह उठते ही, क्योंकि काजी साहब को पता है कि बंदयाल साहब के लिए जुमा बहुत मैटर करता है, क्योंकि बंदयाल साहब जो हैं वो इमरानदार जज हैं और जितने भी इमरानदार लोग हैं वो जुमे को बड़ा शुभ मानते हैं। तो उन्होंने भाई काजी साहब ने बंदयाल साहब को कहा कि जुमा मुबारक हो। और उसके बाद जी काजी साहब ने पहले दिन अपनी सर्विस के, काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। 18 सितंबर को, नोट कर लें डेट और टाइम भी नोट कर लें, 18 सितंबर को सुबह 9 बजे केस की समात होगी। और मैं अब आपको ये बता देती हूँ, मतलब कि ये खबर तो यहाँ तक ही है। अब मैं आगे आपको अपना इम्कान बता देती हूँ। इम्कान ये है कि पहले दिन ही वो जो स्टे है ना इसके ऊपर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, यानी कि इसको ना ख़त्म किया
ना इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, इसको मुअत्तल कर दिया। ठीक है, मतलब बंदयाल साहब की आप मतलब कमालात चेक करें। जाहिर सी बात है, जिस शख्स को इमरान खान को देखकर खुशी महसूस हो, जो शख्स इमरान खान को फॉलो करे, जिसका लीडर इमरान खान हो, आप उससे कोई अकल मत की बात या हरकत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते। सो या तो बंदयाल साहब इतने गट्स, इतना तप्पड़ गुर्दा मादा पैदा करते और कहते कि भाई ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको मैं कलअदम करार देता हूं ठक करके। नहीं, उसको मुअत्तल कर दिया। भाई या तो बिल है या नहीं है, ठीक है, मुअत्तल कर दिया। तो द पॉइंट इज कि वो जो स्टे है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले दिन या 18 सितंबर को, ये मुझे ऐसे लगता है क्योंकि इंसाफ फौरी, अच्छा होना तो ऐसे ही चाहिए वैसे तो खैर, और मेरी इम्कानात भी यही है, मुझे लगता भी यही है कि स्टे खत्म हो जाएगा। और फिर जो 3 रुकनी कमेटी है, जिस तरह पार्लियामेंट में क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सारे फैसले करती है, उसी को मिलाकर ही हुकूमत बनती है, इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में फिर 3 रुकनी जो कमेटी है वो तमाम तर मामलात जो है वो देखेगी। तो ये तो था काजी साहब का तोहफा बंदयाल साहब के लिए। अब बंदयाल साहब ने जो गंद घोला है ना, जो बंदयाल साहब ने गंद डाला है, जो वो डालने की कोशिश कर रहे थे पिछले जुमे मदर इन लॉ जिंदाबाद, और इस जुमे तो एक्चुअली ये कहना पड़ना है और कहना चाहिए कि हाय राफिया क्या होगा। जाहिर सी बात है क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। 18 सितंबर वाला तो मैंने आपको बता दिया ना, तो राफिया को जाके बता दे कि ये होगा 18 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का स्टे खत्म, और उसके बाद एक 3 रुकनी कमेटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर मामलात को आगे देखने के लिए, बजाय इसके कि जी सिर्फ एक चीफ जस्टिस उसको देखे। दूसरी चीज क्या होगा कि जो बंदयाल साहब ने गंद घोला कि उन्होंने कहा कि जी ये जो नैब का जो तरमीमी बिल है, या जो नैब तरमीम है, बेसिकली जो नैब तरमीम है ये खत्म कल अदम, इसको जो कलअदम किया है ना, इसको जो खत्म किया है, इसको जो खारिज किया है, ये जो भी किया है, तो भाई राफिया को बता दें कि अब इसका क्या होने वाला है। काजी साहब हर केस का रिव्यू करेंगे। बंदयाल साहब के नसीब में उनकी कुंडली में शनि आ चुका है, उनकी कुंडली में जलालत लिखी जा चुकी है रिटायरमेंट के बाद भी। जो काजी साहब हैं वो हर वो केस जो कि बंदयाल साहब ने देखा है उसको रिव्यू में डालेंगे, और जो रिव्यू में जाते ही ये जो नैब का जो जाते जाते फैसला देकर के गए है ना, ये कंडम होके उठे जाना है। लेकिन बंदयाल साहब क्या करके गए हैं ये आप लोग के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो इनकॉम्पिटेंसी ये देखें कि 15 महीने वो केस जो कि 1 दिन का था, ओपन एंड शट केस है, इसके वो 15 माह तक इसको लटकाए रखा। उसके बाद आज आखिरी वर्किंग जुमे के ऊपर इसका फैसला सुना करके चले गए। फैसले की रोशनी में उन्होंने कहा कि जो तरमीम है ना, जो नैब में की गई है वो कलअदम है, उसको नहीं मानते। जिसका यह मतलब है, मैं आपको आम जबान में समझा दूं कि 90 दिनों तक अब नैब रख सकता है, नैब FIR के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। वो जो टाइमलाइन एक मुकर्रर की गई थी उसको भी खत्म किया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साबिका हुकूमत ने नैब तरमीम में जो बारे सबूत इकट्ठा करना है ना, वो काम नैब पर मुंतकिल किया था। जैसे कि एक शख्स पर इल्जाम है और वो तमाम साबित करना नैब की जिम्मेदारी थी। अगर नैब उसके ऊपर हाथ डाल रहा है तो ये नैब की जिम्मेदारी है कि वो सबूत इकट्ठे करे। लेकिन बंदयाल साहब ने उनकी कमालात देखे, उन्होंने ये तरमीम कलअदम कर दी, जिसका ये मतलब है कि अब तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, और अब खुद इमरान खान को खुद बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पिंकी पीरनी, अब उनको भी, पिंकी पीरनी को भी तोशा खाना के अंदर, हालांकि वो मरकजी मुल्जिम नहीं है लेकिन शरीक तो है, उनको धर लिया जाएगा और 90 दिन कोई नहीं पूछने वाला। इसके अलावा जो $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या इस फैसले का जो बंदयाल साहब ने किया है नैब तरमीम को कलअदम करना, इसका क्या असर पड़ेगा यूसुफ रजा गिलानी पे, इसका असर पड़ेगा नवाज शरीफ पे, इसका असर पड़ेगा शहबाज शरीफ पे, इसका असर पड़ेगा जरदारी पे। जब तक काजी फाइज ईसा साहब इसका रिव्यू नहीं करते और जब तक इस तरमीम को कलअदम करने के फैसले को कलअदम नहीं किया जाता, तब तक तो फर्क पड़ सकता है, तब तक तो एहतसाब हो सकता है, तब तक तो बंदयाल साहब ने फौजियों को खुश करने के लिए सब कुछ दे दिया। लेकिन सिर्फ वो एक शिक
जिसमें साबिका हुकूमत ने कहा था कि जजेस और जर्नैल, जी हाँ जजेस और जर्नैल वो भी नैबज़दा हो सकते हैं, सिर्फ उस शिक को फौजियों को खुश करने के लिए कि जी जाते जाते बंदयाल साहब ने कहा ये मेरे ऊपर हौला हाथ रखेंगे, सिर्फ उस शिक को नहीं छेड़ के गए, बाकी तमाम तर साबिका हुकूमत ने जो तरमीम की थी उसको कलअदम करके चले गए हैं। लेकिन इसका कोई फायदा बंदयाल साहब को नहीं होने वाला, क्योंकि नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, ये गाड़ियों वाड़ियों का मामला चलता है। भाई यूसुफ रजा गिलानी ने 2 गाड़ियां तोहफे में दी थी, एक जरदारी साहब को दी थी, एक नवाज शरीफ को दी थी, मर्सिडीज बेंज गाड़ियां दी थी, और फिर उसके बाद जो है वो नून लीग वालों ने उसकी कोई 6-7 लाख रुपए रकम थी वो जमा भी करा दी, और उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी अपने नाम कर ली। लेकिन गाड़ियां नहीं ले सकते, जी हाँ गाड़ियां नहीं ले सकते, तो हाथ बिल्कुल पड़ेगा, या तो इनको गाड़ियां वापस करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा इशू ये है कि टेम्पररी तौर पर इनको हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। उसकी वजह यह है कि सब अपना 90 दिन नैबज़दा रह चुके हैं। जो नई नैबज़दा रहा, जो 90 दिन अंदर नहीं रहा नैब की कस्टडी में, वो सिर्फ 2 अनमोल रतन हैं, और वो 2 अनमोल रतन है इमरान खान जो कि कैदी नंबर 804 है, और पिंकी पीरनी जिनके मौकलात किसी काम के नहीं रहे हैं। तो अब बारी इन दोनों की है। तो जाते जाते बंदयाल साहब इन दोनों के साथ भी हाथ करके चले गए। गंद तो उन्होंने डाला है, लेकिन ईमानदार भी पूरी तरह साबित नहीं हुए, अपनी मोहब्बत भी पूरी तरह साबित करके नहीं गए। तो वो कहते हैं ना कि जो 2 कश्तियों का मुसाफिर होता है वो हमेशा गंदा ही होता है, वो किसी एक के काबिल नहीं रहता। तो बंदयाल साहब का भी यही हाल है, एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज, खान भी नाराज, पीरनी भी नाराज, अवाम भी नाराज, और मदर इन लॉ भी नाराज। मदर इन लॉ तो हमेशा ही नाराज। और अब कल से उमर अता बंदयाल साहब के प्रोफेशनल करियर की तो आत्मा रुली गई थी ना, अब कल से उनके पर्सनल लाइफ की भी धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि मदर इन लॉ ने बड़ी बातें सुनानी है कि हाय राफिया क्या होगा। तो अब एक्चुअली बंदयाल साहब जाके कहेंगे अपनी बेगम को कि हाय क्या होगा, अब जो होगा पूरी दुनिया को पता चलेगा। और दुनिया ने जो देखना है वो तो अभी से देखना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई जो नैब तरमीम के खिलाफ मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो मैं बिल्कुल सामने आपको पढ़ के सुना देती हूँ, तो आपको उससे पता चलेगा कि किस तरह से जिल्लत के सिलसिले का आगाज होता है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। फैसला मुझे गुज़श्ता रात मिला। मौदबाना अंदाज में कहता हूं कि इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं, वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैं क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं। मेरी आजिज़ाना राय ये है कि इस केस में बुनियादी सवाल मुतारिफ कराई गई यकतरफा तरामीम नहीं है। ये है जी वो इख्तलाफी नोट जो मंसूर अली शाह साहब ने ठक करके बंदयाल साहब को दिया है। लेकिन बंदयाल साहब को जितना भी आईना दिखाओ उनको शर्म नहीं आती, इसलिए क्योंकि उनको ये टेंशन पड़ी हुई है कि उनके साथ अब घर जाके होना क्या और उनकी पर्सनल लाइफ का क्या बनेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।